नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कोशिका के अंदर हमने कल गुणसूत्र तक पढ़ लिया था। कोशिकांग के बारे में हम अध्ययन करें, हमने कल पढ़ लिया था गुणसूत्र। क्या पढ़ लिया था? गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? वे केंद्र केंद्र पाए जाते हैं। फिर हमने गुणसूत्र से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़े थे। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, सबसे कम किस में पाए जाते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की, नाम किसने दिया, ये सब हमने पढ़ लिए थे। खोज किसने की थी? भी ट्रांसफर करने की थी। गुणसूत्र होते क्या है? डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर किसका निर्माण करती है? भी गुणसूत्र का निर्माण करती है। गेहूं के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42। मटर के अंदर कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14 होते हैं। फिर हमने पढ़ा सबसे ज्यादा पादपों के अंदर गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? भी ओफियोग्लोसम रेटिकुलम में पाए जाते हैं। कितने? 1262। कितने पाए? 1262 है। फिर जंतुओं में किसमें पाए जाते हैं? भी एलुकेंथा में कितने पाए जाते हैं? 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा सबसे कम किसमें पाए जाते हैं? पादपों में म्यूकर मेलिस में कितने पाए जाते हैं? 2। और जंतुओं में सबसे कम किसमें पाए जाते हैं? भी एस्केरिस में कितने पाए जाते हैं? 2। सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें होता है? भी सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्रिलियम नाम के पादप में। किसमें होता है? ट्रिलियम नाम के पादप में। आज हम गुणसूत्रों को और आगे पढ़ेंगे। भाई गुणसूत्रों में आगे हम क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में गुणसूत्रों को कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो मनुष्य में गुणसूत्रों को कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं लैंगिक गुणसूत्र और एक होते हैं ऑटोसोम यानी कायिक गुणसूत्र। तो एक तो होते हैं कायिक गुणसूत्र और एक होते हैं लैंगिक गुणसूत्र। कौन से होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र। अरे मनुष्य में कुल गुणसूत्र होते हैं कितने हैं भाई? 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। या फिर कितने होते हैं? 46। इनको 2 भागों में बांट दिया। एक तो कर दिया कायिक गुणसूत्र में और एक कर दिया लैंगिक गुणसूत्र में। कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? 22 जोड़ी। कितने होते हैं? 22 जोड़ी। या इनको क्या बोलते हैं? 44। कितने होते हैं? 44। संख्या में कितने होते हैं? 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? 1 जोड़ी। कितने होते हैं? 1 जोड़ी। या संख्या में कितने होते हैं? 2 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं। 2 गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्रों को एलोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लैंगिक गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं? एलोसोम। क्या बोलते हैं? एलोसोम। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है एलोसोम। और इनको क्या बोलते हैं भाई? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोसोम बोलते हैं। तो गुणसूत्रों को 2 भागों में बांट दिया, कायिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्रों की संख्या 22 यानी 44 होते हैं। 22 जोड़ी यानी 44 होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र 1 जोड़ी यानी 2 होते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि लैंगिक गुणसूत्र किसका काम करते हैं भाई? लिंग निर्धारण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? लिंग निर्धारण का। लिंग निर्धारण का काम करते हैं। लिंग निर्धारण का काम है करते। और ये क्या करते हैं? अपने शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण करते हैं यानी अपनी बॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर इन गुणसूत्रों की संख्या में गड़बड़ी हो जाए तो अपने बॉडी से संबंधित क्या हो जाएंगे? अनुवांशिक विकार। क्या हो जाएंगे भाई? अनुवांशिक विकार। अगर कायिक गुणसूत्रों की संख्या में गड़बड़ी हो जाए या एक गुणसूत्र कम हो जाए या गुणसूत्र ज्यादा हो जाए या फिर गुणसूत्र हासित हो यानी क्षतिग्रस्त हो जाए तो अपने शरीर से संबंधित हमें क्या हो जाएंगे? अनुवांशिक विकार हो जाएंगे। और इधर लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो हमें कौन से विकार हो जाएंगे? लैंगिक विकार हो जाएंगे। जो हम पढ़ेंगे किसमें? अनुवांशिक जो रोग, अनुवांशिक रोगों के अंदर पढ़ेंगे कौन से रोग है जो अनुवांशिक होते हैं, गुणसूत्रों के कारण होते हैं। तो गुणसूत्रों से होने वाले रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लैंगिक गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं अभी? एक्स वाई या होते हैं एक्स वाई या एक्स। जब एक्स वाई होता है तो कौन सा लिंग होता है भाई? नर। और एक्स होता है तो कौन सा लिंग होता है भाई? मादा। क्या होता है? मादा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या भाई? ये अपना हो गया गुणसूत्रों के बारे में अध्ययन। लिंग निर्धारण पढ़ेंगे हम कब? आगे पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? आगे से आगे शेयर कीजिए। देखिए एक नोट लगा के अपने को यहाँ पे बात रखनी है। जो समाज के अंदर देखो कुरीति इसको मानते हैं। देखिएगा कि लड़का होगा या लड़की,
लड़का होगा या लड़की, लड़की, यह वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यह वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है, जो पिता से प्राप्त होता है, पिता से या नर से प्राप्त होता है, नर से प्राप्त होता है। यानी हमारे समाज में इसका दोष किसको दिया जाता है भाई? महिलाओं को दिया जाता है, परंतु उनका दोष नहीं होता भी। होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पर निर्भर करेगा भाई? पिता से आने वाले वाई गुणसूत्र पर निर्भर करेगा। तो हम इसके आधार पर लिंग निर्धारण पढ़ ही लेते हैं, लिंग निर्धारण पढ़ ही लेते हैं। तो देखिएगा लिंग निर्धारण, हम क्या पढ़ेंगे? लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण हम पढ़ेंगे। तो लिंग निर्धारण का अर्थ क्या हो गया भी? होने वाली संतान लड़का हो गया या लड़की, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो देखिएगा लिंग निर्धारण के लिए एक तो होती है मादा और एक होता है नर। इन दोनों के बीच में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो मादा होती है, उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं लैंगिक गुणसूत्र। तो मादा में जो लैंगिक गुणसूत्र है, लैंगिक गुणसूत्र, और इधर पुरुष में जो लैंगिक गुणसूत्र है, पुरुष में नर लैंगिक गुणसूत्र। कौन कौन से होते हैं अभी? मादा में तो होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, और इधर पुरुष में होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। पर इनमें लैंगिक गुणसूत्र कौन से हैं? एक्स वाई और एक्स एक्स। तो अपने इनको ले लेते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब देखिएगा जब संकरण होता है तो कैसे होता है? एक्स का संकरण क्रॉस करवाते हैं एक्स गुणसूत्र से, तो क्या आएगा? एक्स एक्स। फिर इस एक्स का गुणसूत्र करवाते हैं वाई से, तो क्या आएगा भाई? एक्स वाई। इधर एक्स का संकरण करवाते हैं इस एक्स से, तो क्या आएगा? एक्स एक्स। और इस एक्स का गुणसूत्र करवाते हैं वाई से, तो क्या आएगा? एक्स वाई। देखिएगा हमने जो मादा के गुणसूत्र है एक्स एक्स और पुरुष के गुणसूत्र है एक्स वाई, इन दोनों का आपस में क्या करवाया? संकरण करवाया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक तो एक्स एक्स, देखिए एक्स एक्स। तो होने वाली संतान क्या होगी भी? लड़की। क्या होगी? लड़की, क्योंकि इसके जो गुणसूत्र है किससे मिल रहे हैं? अपनी माता से मिल रहे हैं। एक्स वाई, एक्स वाई हो गया तो क्या होगा? लड़का। क्या होगा? लड़का। क्या होगा? लड़का। और एक्स एक्स वापिस आ गया तो क्या होगी? लड़की। क्या होगी? लड़की। क्या होगी? लड़की। इधर एक्स वाई वापिस आ गया तो क्या होगा? लड़का। लड़का। क्या होगा? लड़का। यानी दो में संभावना लड़के की है, दो में संभावना लड़की की है। तो किसी माता पिता के गुणसूत्र, यानी पिता के गुणसूत्र एक्स वाई और माता के गुणसूत्र एक्स एक्स है, जब उनके लैंगिक गुणसूत्रों में संकरण करवाया जाता है तो लड़का होने की प्रायिकता कितनी होती है भी? लड़का होने की संभावना कितनी होती है? 50%। कितनी होती है भी? 50%। और लड़की होने की भी संभावना कितनी होती है भी? 50%। कितनी होती है? 50%। यानी चार, कुल कितने गुणसूत्र है? 4 गुणसूत्र। कुल कितने गुणसूत्र हैं? 4 गुणसूत्र। 4 में से 2 कौन से हैं भी? अपने क्रॉस करवाया तो कुल अपने को कितने जोड़े प्राप्त हुए? 4 गुणसूत्रों के जोड़े प्राप्त हुए। कितने जोड़े प्राप्त हुए? 4 जोड़े प्राप्त हुए। तो 2 तो है, 2 तो कौन से? एक्स एक्स वाले, और 2 कौन से हैं? एक्स वाई वाले हैं। तो देखिए दोनों बराबर आधी मात्रा में अपने को प्राप्त हुए ना, तो दोनों की कितनी संभावना होगी? 50% संभावना होगी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक बालक में एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, तो किसके द्वारा प्राप्त होता है? एक्स गुणसूत्र। एक बालक है यानी बालिका है, उसको एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है। बालिका के एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त होते हैं? माता से। माता के द्वारा, पिता के द्वारा भी होते हैं, तो ज्यादा किससे प्राप्त होने की संभावना होती है? माता के द्वारा। तो लिंग निर्धारण लड़का होगा या लड़की, लड़के का निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है। कौन करता है? पुरुष। पुरुष से आने वाला वाई गुणसूत्र किसका निर्धारण करता है? लड़के का निर्धारण करता है। ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी ले ली किसके बारे में? लिंग निर्धारण के बारे में जानकारी ले ली। ये होते हैं अपने लैंगिक गुणसूत्र। अब आगे अपने गुणसूत्रों के अंदर पढ़ेंगे एक बार। लिंग निर्धारण का अपने अलग से टॉपिक है पूरा वो वहाँ पे पढ़ेंगे। पक्षियों में लिंग निर्धारण पढ़ेंगे हम, मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, कीटों के अंदर भी लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, और मक्खी के अंदर भी लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिंग निर्धारण। अब देखिएगा यहां से आपको एक नोट लिखवा देता हूं मैं। नोट देखिए, हमने पढ़ा था डीएनए और दोहरी झिल्ली।
तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका हमने दो पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पढ़े थे। परंतु आपने गौर किया होगा हमने केंद्रक पढ़ा था, उसके बाहर भी कितनी झिल्ली पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। एक आंतरिक झिल्ली, एक बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली किसका निर्माण कर रही है भाई? बल्बनुमा संरचना का निर्माण कर रही है। तो नोट हम यहाँ पे लिखेंगे कि डीएनए व दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली या दो झिल्ली, दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लवक व केंद्रक, केंद्रक तीनों में पाए जाते हैं। तो डीएनए, दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों किसमें पाए जाते हैं भाई? तीनों डीएनए, दोहरी झिल्ली किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग। लवक में भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमल क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन बोलते हैं। केंद्रक में भी ये तीनों दोनों पाए जाते हैं। कौन से? डीएनए और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब नेक्स्ट अपने क्या पढ़ेंगे भाई? नेक्स्ट अपने क्या पढ़ेंगे? डीएनए के बारे में क्या पढ़ेंगे? डीएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है भाई? डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबोज, राइबोज अम्ल, डीऑक्सी राइबोज अम्ल, या इसको न्यूक्लियक अम्ल बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक है अम्ल, ये डीएनए का पूरा नाम हो गया। डी क्यों आता है भाई? डीएनए में डी क्यों आता है? क्योंकि जो डीएनए में शर्करा होती है वो कौन सी होती है? पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा। और पेंटोज शर्करा के 2 नंबर जो कार्बन होता है वहां से एक ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो पेंटोज शर्करा के 2 नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डी का अर्थ होता है डाई। डी का अर्थ क्या होता है? डाई, यानी दो, दो। तो डीऑक्सी का अर्थ क्या हो गया कि 2 नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी? कम होगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियेज अम्ल बोलते हैं। डीएनए कैसा अणु होता है भाई? डीएनए की खोज किसने की थी? सबसे पहले खोज किसने की थी भाई? सभी जानते हो क्या? पढ़ा होगा आपने, किसने की थी? फ्रेडरिक मिश्र ने। किसने की थी? फ्रेडरिक मिश्र। वाटसन क्रिक ने नहीं की थी भाई, फ्रेडरिक मिश्र। किसने की? फ्रेडरिक मिश्र ने किसकी खोज की थी भाई? डीएनए की। डीएनए की खोज किसने की थी भाई? फ्रेडरिक मिश्र ने। जो शब्द है डीएनए, वो शब्द किसने दिया भाई? जैकेरिस ने। किसने दिया? जैकेरिस ने क्या दिया? डीएनए शब्द दिया। तो डीएनए शब्द किसने दिया भाई? जैकेरिस ने शब्द दिया। डीएनए पर क्या पाया जाता है भाई? ऋणावेश। डीएनए पर कैसा आवेश पाया जाता है भाई? ऋणावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऋणावेश होता है। डीएनए पर आवेश कैसा होता है? ऋणावेश होता है। डीएनए की संरचना किसने दी हुई? डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना किसने दी हुई? डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना सन 1953 में, 1953 में वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दी थी। वाटसन व क्रिक ने दी। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डीएनए। क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए। क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियेज अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियेज अम्ल। खोज किसने की? फ्रेडरिक मिश्र ने की। शब्द किसने दिया? जैकेरिस ने दिया। डीएनए पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणावेश, -चार्ज। डीएनए पर क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है अभी? डीएनए की संरचना कैसी होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। दी किसने? 1953 में वाटसन व क्रिक ने दी। अब डीएनए के घटक कौन कौन से होते हैं हम वो पढ़ेंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? डीएनए के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो डीएनए के घटक, डीएनए के घटक, तो डीएनए में क्या क्या पाया जाता है वो हमें पढ़ेंगे। तो घटक कौन सा होता है भाई? नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। N2 बेस। N2 बेस का अर्थ क्या हो गया? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एक का नाम है पायरिमिडीन, पिरिमिडीन, और एक का नाम क्या होता है? प्यूरिन। नाइट्रोजन क्षार का नाम होता है, एक का नाम पिरिमिडीन, एक का नाम होता है प्यूरिन। पहला डीएनए का घटक,
सॉरी घटक, हम क्या पढ़ रहे हैं, घटक। तो डीएनए के घटक क्या होते हैं भाई, घटक। घटक एक बार हमने सीधा नाइट्रोजन क्षार स्टार्ट करवा दिया, डीएनए के घटक है। घटक घटक क्या क्या है इसमें, एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षार। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार से। किससे बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार से। 2 नंबर है शर्करा, और शर्करा कौन सी पाई जाती है भी, 5 कार्बन वाली शर्करा। कौन सी, पेंटोज, यानी 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है। 3 नंबर इसमें क्या पाया जाता है अभी, फॉस्फेट समूह है। क्या पाए जाते हैं, फॉस्फेट समूह है। क्या पाए जाते हैं अभी, फॉस्फेट समूह है। तो डीएनए में एक तो पाई जाती है शर्करा, और एक क्या पाई जाती है, शर्करा, और एक क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन क्षार, और क्या पाई जाती है, फॉस्फेट समूह। तो आपसे पूछ ले डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, कौन सी, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह पाया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षार कौन कौन सी पाई जाती है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षार कौन कौन सी पाई जाती है। तो डीएनए में 2 प्रकार की नाइट्रोजन क्षार पाई जाती है दोस्तों। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की नाइट्रोजन क्षार पाई जाती है। यानी क्षार क्या होते हैं, जो H माइनस आयन देव क्या होते हैं, क्षार। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो होता है पिरिमिडिन, और एक होती है प्यूरिन। प्यूरिन 2 प्रकार की क्षार होती है, एक होती है पिरिमिडिन और एक होती है प्यूरिन। पिरिमिडिन के अंदर कौन कौन से आते हैं भी, पिरिमिडिन के अंदर कौन कौन से आते हैं, थाइमिन, एक होती है साइटोसिन, एक और होती है पिरिमिडिन में, उसका नाम है यूरेसिल, और वो पाई जाती है आरएनए के अंदर। किसमें पाई जाती है, आरएनए के अंदर। थाइमिन, साइटोसिन, इधर आएगी एडेनिन और ग्वानिन। इधर कौन सी आएगी, एडेनिन और ग्वानिन। इसको ए से लिखते हैं, इसको जी से लिखते हैं, इसको सी से लिखते हैं और इसको टी से लिखते हैं। तो ये है नाइट्रोजनी क्षार। क्या है भी, नाइट्रोजनी क्षार। कौन कौन सी है, एक तो है पिरिमिडिन और एक है प्यूरिन। एक है पिरिमिडिन और एक है प्यूरिन। पिरिमिडिन है उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक है थाइमिन और एक है साइटोसिन। और प्यूरिन है उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक एडेनिन और एक है ग्वानिन। ये क्या है भी, नाइट्रोजनी क्षार है। ये डीएनए के अंदर पाई जाती है। पिरिमिडिन में एक क्षार और पाई जाती है जिसका नाम है यूरेसिल, पर ये किस में पाई जाती है, वैसे आरएनए में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। तो देखिएगा अब 2 नंबर हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए की शर्करा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डीएनए की शर्करा। तो डीएनए की शर्करा हम क्या पढ़ेंगे, 2 नंबर इसका संघटक है वो है शर्करा। हम क्या पढ़ेंगे भाई, शर्करा, यानी इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए व आरएनए में, डीएनए व आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, राइबोज जो पेंटोज शर्करा होती है। तो राइबोज जो कितने कार्बन वाली होती है, 5 कार्बन वाली राइबोज शर्करा पाई जाती है। शर्करा होती है जिसको पेंटोज शर्करा बोलते हैं, जिसे पेंटोज शर्करा कहते हैं। अब राइबोज शर्करा को आगे हमने 2 भागों में बांट दिया। तो राइबोज शर्करा होती है उसको भी हमने आगे 2 भागों में बांट दिया। तो जो राइबोज शर्करा होती है, जो पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा क्यों कहते हैं भी, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। पेंटोज शर्करा ये 2 भागों में होगी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और एक होती है राइबोज शर्करा। कौन सी होती है, राइबोज शर्करा। सीधी जो राइबोज शर्करा ये किस में होती है, आरएनए में। किसमें होती है, आरएनए। राइबोज न्यूक्लियस एसिड इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम क्या है भाई, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये किसका नाम है, आरएनए का। और ये जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है ये किसमें होती है, डी से डी एन ए। इसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड। डीऑक्सी क्यों है भाई, 2 नंबर पे जो ऑक्सीजन आती है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। अब ये तो हो गया अपने डीएनए के बारे में सामान्य
परिचय। अब हम बताएंगे डीएनए की इकाई क्या है। पेंटोस शर्करा कौन सी? डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोस शर्करा किस में पाई जाती है? डीएनए में। राइबोस शर्करा किस में पाई जाती है? आरएनए में। आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोस न्यूक्लियस अम्ल। अब हम पढ़ेंगे डीएनए की जो इकाइयां होती है। तो देखिएगा नाइट्रोजनी क्षार कौन से? प्यूरिन पिरिमिडिन, उनमें से नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, प्लस शर्करा, शर्करा मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो देखिएगा ये डीएनए की इकाई होती है। न्यूक्लियोसाइड से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरेट मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी इकाइयां किसको बनाती है? डीएनए को। तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियो क्वेश्चन पूछा हुआ है न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? तो नाइट्रोजनी क्षार और प्लस में शर्करा, कौन सी शर्करा? पेंटोस शर्करा। कौन सी? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा मिलकर क्या बनाती है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाती है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होता है? नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा। कौन सी? पेंटोस शर्करा। कौन सी शर्करा? पेंटोस शर्करा। और पेंटोस में भी कौन सी? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा। क्या बनाती है? न्यूक्लियोसाइड। फिर नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, प्लस शर्करा, प्लस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। या फिर आप लिख सकते हो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। समझ में आई क्या बात है? आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है। तो नाइट्रोजन क्षार शर्करा यानी न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट मिलकर क्या मिलाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। या फिर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये क्रम इस प्रकार से एग्जाम में पूछा हुआ है पीछे और पूछ सकते हैं। अब देखिएगा न्यूक्लियोटाइड की जो कई सारी इकाइयां हैं वो मिलकर क्या बना देगी? डीएनए। अब देखिएगा डीएनए का निर्माण फिर कैसे होता है? डीएनए का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करती है? न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, टाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? डीएनए और आरएनए का। डीएनए या आरएनए का। देखिए आरएनए में अंतर इतना ही है कि जो शर्करा यहाँ पे यूज होगी वो राइबोस शर्करा होगी और जो नाइट्रोजन क्षार है उसमें पिरिमिडिन है। पिरिमिडिन के अंदर यूरेसिल यूज होगा। क्या यूज होगा? यूरेसिल यूज होगा। समझ में आई क्या बात है? तो देखिएगा डीएनए आरएनए का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा मिलकर बनाती है न्यूक्लियोसाइड। इसलिए डीएनए की इकाई क्या होगी? न्यूक्लियोसाइड होगी। न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड की आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? डीएनए या फिर आरएनए। क्या बनाते हैं? डीएनए या फिर आरएनए बनाते हैं। तो यहां तक आप लिखिए दोस्तों।